असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हेलो एवरीबॉडी, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट वो वेक्टर से रिलेटेड है, जो कि ट्रेंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रेंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जस्ट हम रिकैप करेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ पर अगर रिकैप कर लेंगे तो आगे के जो स्टेप्स हैं वो हमें अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो ट्रेंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि जब दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर कोई एंगल पर इंक्लाइन होते हैं, तो ये जो सफ़ेद कलर का जो एरो है वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। मतलब दो वेक्टर को अगर हम ऐड करें, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये सी के इक्विवेलेंट होगा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर सी would be equal to वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके। और अगर सिर्फ दो वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, यानी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम कोसाइन रूल यूज़ करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। जैसे वेक्टर ए हो गया, यहाँ वेक्टर बी हो गया, ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूनिट वेक्टर से समझेंगे कि यहाँ पर अगर देखो आप, तो यहाँ पर एक हमारे पास वेक्टर है, वो वेक्टर ए है, और इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसमें हमने क्या देखा है कि ये एक वेक्टर है और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू कितना बनेगी? इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होता है, इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 आता है। और ये डायरेक्शन बताता है, मतलब इसी डायरेक्शन जो ये वेक्टर का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन बताएगा एक ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये यूनिट वेक्टर होगा। ध्यान रहे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला इज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसमें हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है। कूलम्ब्स लॉ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके फॉर्मूले को, F इज इक्वल टू Q1 Q2 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। लास्ट क्लास में हमने यही लर्न किया। अभी हम देखेंगे कि ये हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है। पोजीशन वेक्टर हमेशा हम ओरिजिन से लेते हैं, तो यहाँ पर ओरिजिन ये वाला पॉइंट होगा O से लेके Q1, O से लेके Q2, ये r1 r2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल। और अब इस चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। हालांकि इसको हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं एरो, इट्स फाइन, लेकिन हमने अब इसी को लेकर चलेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही लेना है, हम इसके ऑपोजिट भी एरो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी से स्टिक करते हैं। तो ये अब अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये R2 क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका? R1 प्लस R21 का। तो ये R2 रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी फोर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और इक्वल वैल्यू पर लगाएंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो अगर हम इसका फोर्स लिखें, कूलम्ब्स लॉ का यूज करें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल हमारे केस में ये वाला है, तो ये R21 है। तो यहाँ पे अगर हम कोई वेक्टर लिखते हैं,
मान लो कि ये वेक्टर मैंने लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो दो मेथड होता है, एक तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं और दूसरा होता है सिर्फ इसका एरो हटा दो तो ऐसे लिख देंगे तो ये भी मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मतलब मॉडुलस के अंदर में वेक्टर को लिखो तो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, या उसका एरो हटा दो तब भी मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो यहाँ पर एरो हट गया, इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। और यहाँ पर R21 क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ये एक यूनिट वेक्टर है तो एक से इसका वैल्यू एक होता है तो एक से मल्टीप्लाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन में, डायरेक्शन की वैल्यू पर। तो यहाँ पे ये R21 क्या बता रहा है, ये वाला डायरेक्शन F21 का डायरेक्शन, यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स जो चार्ज पर लग रहा है Q2 चार्ज पे, किसके वजह से, Q1 पे, Q1 की वजह से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R21, दिस इज द यूनिट वेक्टर। उसी तरह ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। ठीक, तो फोर्स का डायरेक्शन R12 का डायरेक्शन भी सेम ही होगा। तो वैसे ही अगर हम लिखें force on Q1 due to Q2 would be equal to force 12 equal to KQ1 Q2 और R1 with respect to second, यानी कि डिस्टेंस बात करें तो कोई ऑब्जर्वर Q1 से Q2 का डिस्टेंस मेजर करे या Q2 से Q1 का डिस्टेंस मेजर करे, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर हम चाहें तो R21 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक पैटर्न में लिखने के लिए हमने R12 लिख दिया। तो R122 होल स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये यूनिट वेक्टर बता रहा है कि ये यूनिट वेक्टर किधर की साइड लग रहा है, फोर्स 12 के ही डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर बता रहा है। अब इसको अगर न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई करें तो क्या कह सकते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी लर्न कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि यूनिट वेक्टर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। जैसे हमने लिखा है वैसे भी वेक्टर के फॉर्मेट एक होता है, वैसे भी लिख सकते हैं जिसको यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में हमने फोर्स को लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एक्चुअल वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यानी कि R21 के वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास जो ये यूनिट वेक्टर है, ये R21 वेक्टर है और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ यूनिट वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लिखें इसका R21 का तो कैसे लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम चाहें तो R12 है इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले टर्म से। तो अगर हम इसको, और एक और बात है यहाँ पे कि जब हमने ऐसे लिखा है, अभी मैंने वही बात अभी हमने डिस्कस किया था कि या तो मॉडुलस में लिखो, नहीं तो उसका एरो हटा देंगे तब भी हमारे पास वो मॉड ही बताएगा, मतलब वैल्यू ही बताएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसी को यहाँ पर लिख दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आर स्क्वायर था और ये आर था, मल्टीप्लाइड करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब हुआ तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये अब यूनिट वेक्टर नहीं रहा, ये एक्चुअल वेक्टर हुआ। ये वाला जो वेक्टर है ये एक्चुअल वेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में रखेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, और अगर एक्चुअल वेक्टर के ही फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो आर क्यूब हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, तो क्या ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही आर है, एक अवेलेबल है आर, जो कैंसिल करके आर स्क्वायर की इक्विवेलेंट होगा। तो ये दोनों एक तरीका होता है वेक्टर के फॉर्मेट में लिखने का। और इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो हम R21 को कैसे लिखें, जैसे कि अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक ये वेक्टर हो गया, ये एक दूसरा वेक्टर हो गया। अगर मैं इसको एक थर्ड वेक्टर को नोट करूँ तो एडिशन ऑफ वेक्टर अगर यूज करें ट्रायंगल लॉ का तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर R1
प्लस वेक्टर R21 would be equal to वेक्टर R2। तो R21 होगा किसके इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा R2 माइनस R1। अगर मॉड लगा लें हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि इसको हम चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले टर्म के साथ। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है R2 माइनस R1 टू होल R2 माइनस R1 टू होल क्यूब इंटू R2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर इसी को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में लिखे तो कैसे लिखेंगे, इसको यूनिट वेक्टर के ही फॉर्मेट में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R2 माइनस R1 टू होल स्क्वायर, और यहाँ पर R12 टू द ये कैप है, यानी कि ये इसको हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में R स्क्वायर आएगा, अगर एक्चुअल वेक्टर डालें हम तो क्यूब आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही चार्ज नहीं होते हैं, एक सिस्टम ऑफ चार्जेज होते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। और अगर हमें किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना होता है तो सभी इंडिविजुअल जो चार्ज हैं वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर, वो इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल कर वेक्टर एडिशन यूज करते हैं तो हमें नेट निकल जाता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल is equal to the vector sum of all the individual forces acting on the charged particle। यानी नेट फोर्स जब निकालेंगे हम किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल के चलते, तो वेक्टर सम करेंगे और इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक तो Q0 है और एक Q1 है। यहाँ पर Q0 है, यहाँ पर Q1 है। और अगेन अगर इसका पोजीशन वेक्टर को हम दिखाएं तो ये R0 हमने लिख लिया और ये R1 लिख लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो R01 लिख सकते हैं। तो अगर हम फोर्स निकालना है, कौन कौन लगा रहा है फोर्स, Q1 लगा रहा है, इसके पास लगा रहा है Q0 पे, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। अब अगर हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि Q1 Q2 बाई R01 टू होल स्क्वायर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे, इनटू यूनिट वेक्टर लिख देंगे, किस डायरेक्शन का, इस वाले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो R यूनिट वेक्टर ऑफ R01। उसी तरह अगर हमारे पास अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए और वो भी फोर्स लगा रहा होगा तो उसका फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगेन हम इसका अगर एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, F202, यानी 0 एक नाम का चार्ज है जो कि 2 की वजह से लग रहा है, के Q0 अब Q2 हो गया, पहले वाले में यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ Q0 होना चाहिए था, ओके, तो यहाँ पर Q0 और Q2 हो गया। और फिर यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर हो गया वो क्या होगा, R02 यूनिट वेक्टर हुआ, और R02 जो होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस। उसी तरह इसमें बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस होंगे, कोई मान लो कि कोई n नाम का कोई चार्ज है, कोई रैंडमली कहीं है, उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो k Q0 Qn डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 0n इंटू, वही वही पैटर्न है, आप देख पाओगे। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, इस Q0 पे नेट फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सभी फोर्स को हम वेक्टरली ऐड करेंगे, यानी वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू F01 F02 डॉट 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 F0n, मतलब n तक पहुंच गए हम, इसी को क्या कहेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेंगे। तो अब इसको अगर हम थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो जब सब में प्लस प्लस है तो ये समेशन है सभी फोर्सेस का,
तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा नोटेशन यूज करके, क्योंकि सिग्मा सिंबल किसको इंडिकेट करता है, समेशन को, इस प्लस साइन को। और यहाँ पर एक वेरिएबल तैयार कर लिया गया जो आई जो है 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा। आप देख रहे हो 1 1 2, उसी तरह 3 4 5, उसी तरह क्यू एन। तो यहाँ आई जो है 1 से लेकर के n तक वेरी करेगा। फोर्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर के n तक। देख पा रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखें कूलम्ब्स लॉ का, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम डालें समेशन वाला, तो किस फॉर्मेट में हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्यू नॉट क्यू एन लिख दिया गया है, दैट इज अ मिस्टेक, शुड बी आई, क्योंकि आई हमने वेरिएबल लिया है। आई 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। और अगर k को, ये भी सही है, इतना हम लिख सकते हैं k के फॉर्मेट में, या अगर हम चाहें तो इसको मोर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मेट में। तो इसको चेंज कर देंगे, तब हमें कैसा एक्सप्रेशन मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर यहाँ पर एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पर हम आई लिखेंगे। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया नेट फोर्स फाइंड करने के लिए जब बहुत सारे चार्जेस दिए रहे। तो मैं एक शॉर्ट में कह सकते हैं कि रूल समझा दे रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे जब बहुत सारे चार्जेस दिए रहे हैं। अब क्या करोगे कि उसका पेयर बनाओगे, कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसके प्रॉपर डायरेक्शन ड्रॉ करोगे, और डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद सभी फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आप निकाल लोगे। और नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, नेट फोर्स निकालने के लिए ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया। अब नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और अगर z आ रहा है तो z को भी रख सकते हैं, प्लस एफ जेड का होल स्क्वायर। ऐसे करके हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही फोर्स दिया रहे तो कोसाइन रूल जो होगा वो ज़्यादा क्विक होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो अभी हमने देखा भी था, कोसाइन रूल क्या होता है, 2 वेक्टर का, मान लो कि 2 फोर्सेस है, एक F1 है और F2 है, तो कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन फोर्सेस F1 एंड F2। तो ये एक बेसिक रूल है, मेथड है, या ऐसे कह ले कि अप्रोच होगा जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो और किसी एक चार्ज पार्टिकल पर हमें नेट फोर्स निकालना हो, तो इस तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एज फॉलोज। चार्ज Q1 दिया हुआ है, इज लोकेटेड एट 0.2 meter and the charge Q2 5 nanocoulomb is at x is equal to -3 meter minus 0.3 meter. What are the magnitude and direction of total force exerted by these two charges on the negative point charge Q3 that is placed at the origin? Okay, तो हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है, जो कि इस तरह इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 है जो कि 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर है, Q2 है वो -0.3 मीटर के डिस्टेंस पर है। चार्ज की वैल्यू दी रखी है। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला चार्ज प्लस में है, ये वाला निगेटिव में है, तो फोर्स किधर की तरफ होगा, तो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्टिव होगा। ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव में है, तो फोर्स किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन पर, मतलब कि ये भी अट्रैक्टिव होगा। तो कुछ ऐसे हम डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बताती है कि फोर्स फाइंड करते हैं। तो ये Q2
और Q3 के बीच में जो फोर्स बनेगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूला यूज करेंगे KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये यूनिट को इग्नोर कर रहा हूँ। और Q2 की वैल्यू 5 नैनो कूलम है, तो 5 इंटू 10⁻⁻9, और इसकी वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 10⁻⁻6। ध्यान रहे हम सिर्फ वैल्यू ही रखेंगे, चार्ज का साइन नहीं यहाँ पर रखेंगे। ओके, हमें पहले ही डायरेक्शन मालूम है किस डायरेक्शन में है, तो चार्ज का साइन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डिस्टेंस कितना है? यहाँ तो 0 है, 0 0, तो 0 से लेकर के -0.300 मतलब 0.3 का हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा इसको सॉल्व करने पे? 3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। इधर के साइड लगेगा ये लेफ्ट वर्ड, देखो ये एरो उसी को इंडिकेट कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हम फोर्स 3 1 के बीच में देखते हैं। 3 1 की यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 1, तो इसमें चार्ज की वैल्यू कितना है? 4 है और 6 है। नैनोमीटर के लिए नैनो कूलम के लिए 10⁻⁻9 डाला गया है, और ये तो की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा? ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसका जो डायरेक्शन है ये किधर के साइड है? राइट वर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे कि F31 माइनस F32। माइनस क्यों लिखा गया है? क्योंकि लेफ्ट वाले को हमने निगेटिव लिया है, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया गया। तो अगर हम इसको रखें वैल्यू को, तो सॉल्व करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 2.4 इंटू 10⁻⁻6। और जैसे कि मैंने बताया कि राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू किधर की डायरेक्शन बता रहा है? राइट डायरेक्शन। मतलब कि जो हमारा नेट फोर्स बनेगा 2.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स बनेगा। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आई मीन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे आर रेफरिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल C ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। अब C पर निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है -Q A पर है, Q B पर है और Q जो है C पर है। तो ये C पर का Q, B पर का Q दोनों ही रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब C पर जो फोर्स लगेगा वो राइट वर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और C जो है B पर किधर लगाएगा? ये लेफ्ट वर्ड लगाएगा, रिपल्सिव। उसी तरह A और C जो आपस में कैसे फोर्स लगाएंगे? तो अट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है। तो C जो होगा वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ए के डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लग रहा है, क्योंकि साइड लेंथ इक्वल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एच एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 का होगा। तो ये कितने का बन जाएगा? ये होगा 120 का। तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे ईजियर वे जो होगा वो होगा कोसाइन रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। पहले हम पहला फोर्स निकालते हैं, यानी कि C और A के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका क्या एक्सप्रेशन होगा? तो KQ मॉड लगा दिया है। अगर मॉड नहीं लगाए तो सिर्फ वैल्यू ही लिख देंगे। तो KQ²/D²। उसी तरह अगर CB के बीच फोर्स देखें तो ये हमारे पास फिर वही आएगा वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है? A² यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2AB कॉस एंगल, दोनों के बीच का एंगल 120 है तो 120 डाला। कॉस 120 की वैल्यू कितना होता है? तो -1/2, -1/2 हो गया। ये और ये कैंसिल्ड हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा? निगेटिव KQ²/D² टू होल स्क्वायर आएगा। तो उससे ये और ये कैंसिल्ड हो जाएगा, तो सिर्फ यही हमारे पास बचेगा। इसका स्क्वायर रूट अगर निकालें हम तो सिर्फ हमारे पास KQ²/D² बन गया। तो ये नेट फोर्स निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल C ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ऐसे ही है, पहले जैसे ही है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गया है।
यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर ए और सी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बी और सी पर रिपल्सिव होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो पहले ही की तरह हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ये निकालेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगा, सी भी निकालेंगे वही वैल्यू आया, दोनों के बीच का एंगल 90 का है, कॉस 90 डालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो हमारे पास रिजल्ट कितना बनेगा, अगर हम रिजल्ट लिखे यहाँ पे तो ये हो जाएगा √2 KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अगला ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल C ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। तो ये हमारे पास एक पैटर्न दिया है और ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसमें अगर देखें तो ये अट्रैक्ट करेगा ये फोर्स, इसलिए ये लेफ्ट वर्ड है, ये भी अट्रैक्ट करेगा तो ये अपवर्ड हो गया, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे तो इसलिए ये आउटवर्ड हो गया। ओके, अब हम एक काम करते हैं, पहले हम एक फोर्स फाइंड कर लेते हैं, यानी फोर्स BA फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस BA मतलब Q एंड Q मिलाकर Q स्क्वायर K डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है ये, तो हम ऊपर वाले को y एक्सिस ले लेते हैं और राइट डायरेक्शन को x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस ले लिया। तो ये y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो j होता है, x डायरेक्शन का होता है I, तो इसलिए j लिख दिया गया। अब दूसरा फोर्स BC को देखते हैं, तो BC का फोर्स देखें तो इसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड हमने पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्ट वर्ड क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए -I लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म हमारे पास बनेगा। अब उसी तरह BD को निकाले तो क्या हुआ, BD के केस में हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये तो D है, ये भी D है। तो अगर पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास ये बनेगा कितना, √2 इंटू D। तो KQ स्क्वायर Q मिलाकर Q स्क्वायर, इसका डिस्टेंस √2 इंटू D2 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2D स्क्वायर। इसका डायरेक्शन, ये वाला फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक यूनिक नहीं है, या तो x और या y में, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन कुछ डायगोनल के साइड में है, डायगोनल के लॉन में है, तो इसका x और y कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। तो अगर x कंपोनेंट निकाले तो ये कितने का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का, क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो 45 एंगल पर इंक्लाइन रहता है। तो अगर इस डायरेक्शन का हम निकाले तो लिख सकते हैं FBD cos 45, और इधर का निकाले तो ये हो जाएगा FBD sin 45, निगेटिव में आ जाएगा, तो लिखते हैं उसको, यानी x कंपोनेंट VDX x कंपोनेंट और फोर्स BD की वैल्यू हमारे पास ये है, इसी को यहाँ पुट किया गया है, इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह y कंपोनेंट का निकाले तो क्या बनेगा, तो sin 45 की भी वैल्यू 1/√2 ही होता है, तो रिजल्ट भी वैसा ही बनेगा। अब हम इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखें तो ये FBD का x कंपोनेंट हुआ और ये y कंपोनेंट हुआ। अब इसको वैल्यू पुट करें तो क्या हमें मिलता है, हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया FBD वेक्टर फॉर्मेट में। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, क्या होता है, सभी को वेक्टर के फॉर्मेट में ऐड करते हैं। अब हम बारी बारी से सभी की एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। तो FBA का ये वाला है, FBC का ये वाला है, FBD का ये दोनों ही मिलाकर एक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर को तो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये हर एक टर्म में है। तो अगर हम बाहर इसको कॉमन ले लें, पहले तो I वाले को एक साथ हमने ऐड कर दिया और अब कॉमन ले लिया हमने,
तो यहाँ पे हमारे पास एफ नेट बन गया। अगर हमें एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तो लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2 रूट 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 रूट 2 होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। आप इसको खुद भी करना एक बार बिना हेल्प लिए, और इसका फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।